नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम बात मुलाकात में। बात मुलाकात में आज की इस कड़ी में जो शख्सियत हमारे साथ यहाँ पे बात और मुलाकात करने जा रहे हैं, उनका भी संबंध कहीं न कहीं बातों से जुड़ा हुआ है, यानी कि बात पे बात और पंचायत की बात के लेखक आज हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं, जो कि पत्रकार शिखर सम्मान 2022 से सम्मानित भी हैं। उनके बारे में मैं छोटी-सी बातें उनके परिचय के रूप में आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगी कि पत्रकारिता की शुरुआत आपने 1968 में हिंदुस्तान समाचार न्यूज़ एजेंसी से की, उसके बाद दैनिक विश्वामित्र में 1971 से जुड़े, दैनिक प्रदीप में 1973 से 1986 तक आपने काम किया। प्रदीप के स्थान पर जब हिंदुस्तान निकलने लगा तो अपनी सेवा हिंदुस्तान को भी दी आपने। उसी वर्ष चौथी दुनिया का भी प्रकाशन प्रारंभ हुआ। चौथी दुनिया के प्रबंधकों के आग्रह पर 5 वर्ष यानी कि 1986 से लेकर 1991 तक आपने अपनी सेवाएं दी और मित्रों के जिद पर राष्ट्रीय सहारा से भी आप जुड़े। पटना में राष्ट्रीय सहारा का ब्यूरो कार्यालय प्रारंभ करने का श्रेय आपको ही जाता है। राष्ट्रीय सहारा में दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय में भी बतौर समाचार संपादक आपने काम किया है। 15 वर्षों तक सहारा में लंबी पारी बिताने के बाद पारिवारिक दायित्वों के कारण 2006 में आप पटना वापस आ गए और 2007 में यही हिंदुस्तान से सेवानिवृत्त हुए और इसके बाद आप स्वतंत्र लेखन से लगातार जुड़े हुए हैं, जिसका लाभ आज के युवाओं को भी मिल रहा है। ऐसे शख्सियत, ऐसे वरिष्ठ पत्रकार को आज अपने बीच पाकर और उनसे बातचीत करके आज हमें बहुत ही अच्छा-सा और इस पटल को बहुत ही गौरव का अनुभव भी होगा। तो चलिए और देर नहीं करते हैं और बहुत ही आदर और सम्मान के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। सादर प्रणाम सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और आज आपसे बात करने का जो सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लगभग आधे शतक तक कहेंगे कि 5 दशकों तक जिस तरह से आपका कार्यकाल रहा है, इतने उतार-चढ़ाव, इतने सारे कार्यों को आपने किया और देखा है, तो ज़ाहिर-सी बात है अनुभव का खजाना भरपूर होगा। तो कहाँ से शुरू करूँ? शायद मैं भी थोड़ा-सा संशय में हूँ, लेकिन पत्रकारिता का चुनाव कहते हैं ना कि ये एक ऐसा वर्ग है जिस समय आपने शुरू किया था, उस समय का दौर कुछ और था। तो कैसे आपने चुना कि आप पत्रकारिता में आप जाएँ? आपने ठीक बोल रही हैं। पत्रकारिता का दौर उस समय बिल्कुल दूसरे तक आज के समय से ठीक उलट था। तब कोई भी जो नौजवान जो था, पढ़ता लिखता था, जो यूनिवर्सिटी में था, वो कभी सोचता भी नहीं था कि वो पत्रकार बनेगा। मैंने भी कुछ उसी लाइन से काम शुरू किया। मैं पटना यूनिवर्सिटी में बीएन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था, तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लेकर के, ताकि ये आगे भविष्य बनाने में मेरे काम आ सके। फिर मैंने एमए ज्वाइन किया लेबर एंड सोशल वेलफेयर से, पटना से ही, पटना यूनिवर्सिटी से ही। तो उस समय पास उस करने के बाद, वहाँ से डिग्री लेने के बाद जैसा कि परिवार वाले चाहते थे, वो मुझे भी जबरदस्ती, कहा जाए तो मेरे मन के विपरीत भी, मुझे भी लेबर अफसर जो बनने का मौका धनबाद कोलफील्ड एरिया में मिला और बाज़ाब्ता 2-4 महीने तक काम भी किया। लेकिन गलती क्या हुई थी मुझसे, एक छोटी सी, कि जब मैं बीए में था, बीएन कॉलेज में, उसमें हमारे मेरा हिंदी विभाग नहीं था, लेकिन फिर भी मैं हिंदी के प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, जो बाद में एमपी भी हुए और बहुत सशक्त व्यक्तित्व वाले नेता थे, प्रोफेसर थे, और साथ साथ उनका व्यक्तित्व जो हम लोग पर बहुत, मैंने मुझे बहुत आकर्षित किया था। उन्होंने भरपूर उन्होंने स्नेह दिया और मुझे हिंदी में लिखने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। और अब हिंदी विभाग बीएन कॉलेज से एक मैगजीन निकलती थी, उसमें मुझे एक तरह से मैं डरता रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि एक लेख लिख कर हमको दो, और वो लेख उन्होंने साल में एक बार निकलती थी शायद, जहाँ तक याद है, तो उसमें एक मेरा भी लेख उन्होंने छापा। अब उस लेख के छपने के बाद मुझे पत्रकारिता का कीड़ा जो है हल्का हल्का शुरू हुआ। पत्रकारिता का कीड़ा। हाँ, तो मैं पढ़ रहा था, डिग्री ले रहा था, बीए ऑनर्स में था, एमए भी किया,
और इस बीच में मैं संजोग ऐसा हुआ कि मैं हिंदुस्तान समाचार उस जमाने में न्यूज एजेंसी थी जो अच्छी चल पटना में उसका अच्छा माने स्थापित था वो उसके ये थे अयोध्या प्रसाद केसरी जी उसके इंचार्ज थे उसमें पटना के। अच्छा। और संयोग ऐसा रहा कि मुझे एक अकेला जी हमारे वरिष्ठ परिचित थे, उन्होंने उनसे मिलवा दिया मुझे। मैं वहाँ मिल करके जब कॉलेज के दिन चल रहे थे तब भी से उनके यहाँ जाने लगा। तो मैंने एक तरह से देखा जाए तो वो मेरे लिए आजकल का जैसे पत्रकारिता इंस्टीट्यूट लोग ज्वाइन करते हैं, तो मैं हिंदुस्तान समाचार को बतौर पत्रकारिता इंस्टीट्यूट के तौर पर, हाँ, मैं शाम को मैं तो कॉलेज से छूटता था तो मैं चला आता था इनके पास, और मुझे लगता है कि महीनों उसमें सीखता रहा। वहाँ सीखने को ही था, अंग्रेजी हिंदी का अनुवाद करो या बाहर से जाके समाचार ले आओ। तो जैसे जैसे अयोध्या प्रसाद केसरी जी हमको बताते थे वैसे वैसे मैं उनका क्लास करता था। दिन में कॉलेज का यूनिवर्सिटी का क्लास, शाम में उनका क्लास करता था। तो करते करते थोड़ा तो उन्होंने एक मुझे याद है कि एक बार पटना सिटी में राज्यपाल का कोई फंक्शन था, जो सिखों का जो गुरु नानक देव का या गोविंद सिंह की जयंती थी, कुछ ऐसा ही मौका था जिसमें मुझे उन्होंने कहा जाओ जा करके वहां से उनका भाषण कवर करके ले आओ। तो मैंने कहा जाऊंगा कैसे, तो उन्होंने 15 रुपया मुझे पकड़ाया, कहा कि रिक्शा और ऑटो जो भी जाता है उससे तुम चले जाओ और उससे लेकर के चले आओ। तो मेरी 15 रुपया की पूंजी उस छात्र जीवन में मेरे लिए बहुत था। तो मैं वहाँ गया, उनका भाषण नोट किया, जैसे प्रोफेसर का भाषण नोट किया था वैसे मैंने राज्यपाल का भाषण नोट किया, और नोट करके फिर लौट के आया। और उसमें चूंकि इतना सस्ता का माने आज की महंगाई, आज की माने हाड़ तोड़ महंगाई तो थी नहीं। हम पटना बांकीपुर से पटना सिटी जाकर के वहां से लौटने में मेरा 15 रुपया भी खर्च नहीं हुआ था। हाँ। अब चाहे उसका मैं तो मुझे कोई पैसे का भार नहीं पड़ा मुझ पर, और मैं शाम में आकर के उनको रिपोर्ट किया। 3-4 बजे तक लौट आया था। वो फंक्शन 11 बजे का था, 10 बजे 11-12 के बीच का था। लौट करके मैंने अपने जो मेरी समझ में थी उसको मैंने पूरा डिटेल बहुत सा बड़ा रिपोर्ट बनाया, जितना जैसे क्लास नोट बनाया जाता था उस तरह से। तो उन्होंने मुझे बैठा करके सारा रिपोर्ट अपने सामने हमको दिखा करके, और उसमें से कटाई छटाई की उन्होंने, और बताते गए कि देखो ठीक है ये तुम्हारा गलत नहीं है, लेकिन तुम्हें पॉइंट इसमें से निकाल कर तुमको रिपोर्ट बनानी है, क्योंकि लोगों के पास इतना फुर्सत नहीं है कि लंबा लंबा तुम्हारा भाषण लोग पढ़ेगा नहीं, मैंने उसको टू द पॉइंट कैसे लिखते हैं उसकी। हाँ, तो उन्होंने पॉइंट वाइज हमको बताया कि किसी के भी भाषण हो, किसी भी नेता का या किसी का भी भाषण हो, तो उसको तुम्हें कैसे उसको अपने तरह से ये करना है। फिर एडिट की प्रक्रिया उन्होंने हमको समझाई, कहा कि इसको शॉर्ट तुम काट करके हमको फिर दिया। उन्होंने उस पूरे भाषण को काट छाट करके हमको दिया, बोला कि अब तुम इसको सजा करके लिखो। मैंने उसको लिखा। तो मुझे याद आता है कि वो मेरे लिए एक बहुत मैंने क्या बोला जाए कि हाँ काफी चैलेंजिंग था, और टॉलरेट करने वाला जो एक होता है ना समय। हाँ 2-3 घंटे से ज्यादा समय के बाद मुझे एक छोटी सी रिपोर्ट मुझे बनाने को अंत में मैंने फिर दोबारा किया, उसको भी काटा छाटा। उन्होंने कहा कि देखो, समझाते भी गए कि देखो इसकी क्या जरूरत है, अभी ये नहीं है कि ये सब तुम्हारा गलत है, लेकिन ये इतना रिपोर्ट ऐसे ही बनता है रिपोर्ट, ताकि कम से कम रिपोर्ट चीज़ों में सारी की सारी बातें कैसे आ जाती है, और फिर कैसे दूसरे अखबार, चूँकि हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी था, उस बोला कि जब तक तुम उसको बहुत दूसरों से अलग हट के नहीं बनाओगे और आकर्षक नहीं करोगे और उसको पठनीय नहीं बनाओगे, तो दूसरा अखबार तुम्हारा रिपोर्ट क्यों लेगा, उसके पास अपने रिपोर्टर ये है। तो ये सब हमको बहुत डिटेल में उन्होंने समझाया था। आज हम मैंने उनके शुक्रगुजार हूँ।
उनके एक लड़के हैं अरुण केसरी, वो भी रिटायर हो गए, दिल्ली में यूएनआई में थे। तो मैं उनको बराबर कहता था कि तुम्हारे हमारे असली गुरु तो जो तुम्हारे पिताजी है, तो खैर वो तो पुराने। इस तरह से मैंने पटना में, और जब वो रिपोर्ट छपा 4-5 बाहर के अखबारों में भी जब छप गया, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि अरे मेरी रिपोर्ट कहाँ कहाँ छपी हुई है। अब चूंकि मेरी फाइल रखने की आदत नहीं कभी रही, तो उस समय रहा होगा, लेकिन अब मेरे पास वो सब चीज है नहीं। बिल्कुल तो सही बात है, इस ऐसा तरह तो से होता मैंने है। और सर मैं वही कह रही हूँ कि इस चीज को जो कहते हैं ना, ये जो कमी आपको खली कि हमने इकट्ठा नहीं किया, तो शायद यही एक प्रयास है कि उन पुरानी बातों को, उन पुरानी यादों को, वो जो जितने भी संस्मरण हैं, इसको एक जगह पे जब हम याद करते हैं ना, तो एक तरह से हम उसको जी रहे होते हैं, और इसको इकट्ठा करके कहीं संजोने का मेरा अपना शौक है, जो आज आपके साथ यहाँ पे पूरा हो रहा है। तो जितने अच्छे से सहजता से आपने उस समय के उस दौर को जब चित्रित किया है, तो हमें वो दृश्य दिखने लग गया कि कैसे एक कॉलेज का छात्र है, वो वहां पे सीख रहा होगा, तो कितनी सारी बातों को घोल के पी भी जाना होता होगा और बर्दाश्त करके आगे बढ़ना होता होगा। तो वो दौर अलग ही था आज के समय से। फिर ये आगे तो की मेरा ये तो मेरा पहला था, पहला ट्रेनिंग। हम लोग के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो आज की तरह पैसे देकर हमको नहीं सीख रहे थे, ना पैसे मिलते थे, दोनों बातें थी उस जमाने में। तो हिंदुस्तान समाचार की प्रक्रिया के बीच में ही मुझे मैं जब संयोग से हाई स्कूल में मधुपुर, देवघर के पास मधुपुर पड़ता है, बिहार में ही पड़ता था, अब तो झारखंड का हिस्सा हो गया। संयोग ये था, प्रारब्ध मुझे कहा जाए कि मेरे अंदर जो कुछ आती चली गई, कहाँ कहाँ से, किसी ने मुझे कोई गाइड नहीं किया। तो जब हाई स्कूल में मैं था वहाँ मधुपुर में, मेरे पिताजी चूंकि रेलवे में नौकरी करते थे, तो इस नाते मेरा परिवार, माँ भाई सब लोग साथ में रहते थे। तो वहाँ उन्होंने, गांव रहने वाले भले भोजपुर और गांव के थे, जहाँ मेरी पढ़ाई भी 2 साल भोजपुर के स्कूल में भी हुई है। शाहपुर के नज़दीक स्कूल था, सिमराव में एक स्कूल था, वहाँ एक साल मैंने, एक जगह गांव था तो दूसरी जगह ननिहाल था, तो वैसी मेरी यात्रा होती गई। तो जब मधुपुर में था मैं, तो मधुपुर में एक प्रदीप अखबार के एक संवाददाता थे, उनका नाम आज याद आ रहा है। आप जब हमको इस तरह की छेड़ रही हैं तो भोला शराब जी थे। तो उनको देखता था मैं कि मधुपुर में मरवाड़ी समुदाय बिजनेसमैन लोग ज्यादा थे, लेकिन मैं देखता था कि एक साधारण सा कुर्ता पैजामा में व्यक्ति, और उसकी पूछ शहर में कितनी ज्यादा है, इसलिए कि वो प्रदीप का संवाददाता था। सर्चलाइट प्रदीप उन दिनों बिरला जी का पटना से निकलता था, और दरभंगा नरेश का आर्यावर्त इंडियन नेशन अखबार निकलता था। तो 4 ही अखबार उसमें मुख्य थे, बाकी छोटे मोटे होते होंगे। तो प्रदीप के संवाददाता के तौर पर उनसे मेरा परिचय, मैं उन्हें चाचा चाचा कहता था क्योंकि मैं बच्चा था। तो उनको देखता था कि उनकी शहर में एक पूछ अच्छी है, जहाँ जाते थे सब कोई नमस्ते प्रणाम सब होता था, लोग उनको बैठा के चाय पानी, मैंने चाय वगैरह दुकान पर अपने बैठा लेते थे। तो उनका स्वागत देख करके मुझे लगता था कि ये बहुत बड़ा पोस्ट है, पत्रकार बनना, मेरे मन में ये आता था। तो वो काम भी किया होगा थोड़ा बहुत, मैं नहीं मानता हूँ कि क्या कारण रहा होगा। तो जब ये पता चल, मुझे महसूस हुआ था कि अखबार में छपने के लिए अखबार में रहना चाहिए, तो न्यूज एजेंसी से वो ज़्यादा, तो न्यूज एजेंसी से मैंने जैसे ही मुझे मौका मिला, उन दिनों पटना में संयोग से अपने लास्ट चरण में रहा होगा, दैनिक विश्वामित्र निकलता था, और दैनिक विश्वामित्र का परिचय मुझे मधुपुर से ही हुआ था, क्योंकि कलकत्ता से मधुपुर में दैनिक विश्वामित्र भी आता था, और उसकी भी अच्छी मांग थी, और इधर से प्रदीप सर्चलाइट आर्यावर्त भी जाता था, लेकिन दैनिक विश्वामित्र से कम था। तो मुझे लगता था कि ये बड़ा अखबार है, मुझे उस समय लगता। और बड़ा की तरफ अग्रसर एजेंसी छोड़ के मुझे अखबार ज्वाइन करना चाहिए। तो उसमें हिम्मत नहीं पड़ी कि बिरला जी के प्रदीप और सर्चलाइट की तरफ मैं मुखातिब हूँ, या दरभंगा नरेश के आर्यावर्त इंडियन नेशन की ओर मैं जाऊँ। तो
तो मुझे लगा बीच में ये गैप अच्छा है, मैं विश्वामित्र में ट्राई करता हूँ। तो संजोग से ऐसा था कि ट्राई किया, सब कॉलेज जमाने की बात मैं बता रहा हूँ। हाँ, कॉलेज हाँ। मेरा यूनिवर्सिटी सब चल रहा था उस दौर में। तब मैं विश्वामित्र में गया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं आपके यहाँ सीखना चाहता हूँ। तो उन लोगों ने भी कहा कि ठीक है, आओ, शाम को तुम 2-3-4 घंटा समय तुम्हें देना पड़ेगा। मतलब मैं शाम को, तो मैंने कहा कि मैं शाम को ही दूंगा, क्योंकि दिन में तो मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में रहता हूँ। तो ऐसा होते हवाते मैं विश्वामित्र ज्वाइन कर लिया। अब उसमें भी मुझे लगता है कि कुछ दिन तक, 6 महीना, अब ठीक एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने वहाँ काम किया और सीखा कि अखबार में छपने के लिए लिखना थोड़ा सा आसान इसलिए था कि वही चीज़ मुझे मिलती थी लिखने के लिए जो छपने जा रहा है, तो छप जाता था। ये सुविधा मुझे हिंदुस्तान समाचार में नहीं मिली, क्योंकि मैं भेजता भी था तो खोजना पड़ता था कहाँ छपा। लेकिन विश्वामित्र के साथ ऐसी बात नहीं थी, उन्होंने जो हमको काम दिया, मैं गया, जैसे भी हुआ, जिस तरह भी लिया, और मैं लोगों से लेकर के फिर उसको रिपोर्ट बनाया। रिपोर्ट जो बनाया वो छप गया, हमको उसी रात पता चल जाता था या सुबह में पता चल जाता था। तो वो थोड़ा सा था। तो अब मुझे हिम्मत पड़ी कि मैं अब दूसरे दैनिक के लिए प्रयास कर सकता हूँ, और तब तक शायद मेरा एमए भी कंप्लीट हो गया था। लेबर सोशल वेलफेयर से मैं एमए कर रहा था, तो वो भी मैंने पूरा कर लिया था। तो उसके बाद मैंने प्रदीप सर्चलाइट, क्योंकि मुझे लगा कि मैं हिंदी ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, अंग्रेजी से स्वाभाविक, एक गांव घर से आया हुआ नौजवान, बिहार के परिवेश में, पटना में भी हम बाद में आए थे, पढ़ने के लिए आए थे। तो बचपना ऐसा गुजरा था कि मैं, ठीक है कि लिख लेता था, पढ़ता ही था। मैंने मैं एमए का अपना जो थीसिस रिपोर्ट जो दिया था वो मैं अंग्रेजी में ही हमने दिया था। लेकिन जब अखबार में आया, मैंने बात किया, तो संपादक और जनरल मैनेजर उन दिनों राजेंद्र शर्मा जी थे। वो मुझे थोड़ा सा पहले से जानते थे, तो उन्होंने थोड़ा हमको रिस्पांस दिया। फिर संपादक जो थे हमारे, राम सिंह भारती उन दिनों थे, तो राम सिंह भारती जी ने हमको कहा कि तुम ठीक है कि तुम एमए करके आए हो, लेकिन तुमको अंग्रेजी हिंदी आती भी है लिखना। तो उन्होंने बड़ा मुझे झटका भी लगा। तो मैं कहा कि नहीं, ठीक है, तो मैं हिंदी तो लिख ही लूँगा। तो अंग्रेजी से थोड़ा मेरा किनारे में हो गया। हिंदी में हमने कहा कि हिंदी तो मैं लिख लूँगा, क्योंकि मुझे भरोसा था कि मेरी रिपोर्ट छपती रही है, मैं कॉलेज के मैगजीन में भी छपा हुआ हूँ, तो मुझे इतना तो हो गया था। हाँ, तो मैंने हिंदी, मेरा हिंदी सेक्शन मैं प्रदीप ज्वाइन कर लिया। उसके बाद जो पत्रकारिता शुरू हुई, तो फिर कंटिन्यू किया। हालांकि पैसा उसमें भी मेरे पास हम लोग को बहुत ज़्यादा नहीं मिल। पहला वेतन मुझे स्टाइपेंड कहिए चाहे जैसे भी हो, 75 रुपये से शुरू हुआ था, और बाद में धीरे धीरे 300 रुपया हुआ, तो लगा कि बहुत ज़्यादा हो गया। फिर बाद में तो पैसे इतने भगवान की दया से आते गए, अखबारों के माध्यम से ही, मेरे वेतन के माध्यम से ही, कि मुझे मेरे कोई आगे नहीं, भगवान की दया से आज तक उसको मुझे और किसी तरफ हाथ नहीं फैलाना पड़ा। मेरा काम इसी तरह चला। ईमानदारी और मिशन हम लोग के दिलो दिमाग में भरा हुआ था। हम डिग्री को आधार को बना करके पत्रकारिता ज्वाइन नहीं किए थे। मैंने पत्रकारिता को शौक से ज्वाइन किया था। ये तो ईमानदारी और मेहनत दोनों अपने साथ साथ थी। कहा कि ईमानदारी से काम करूंगा, मेहनत करूंगा, तो हमें कोई, तो बिल्कुल निश्चित रूप से रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। तो इतना हाँ, अब आपकी इतनी तैयारी और इतने लोगों ने उसमें सहायता की है, तो निश्चित रूप से उसको फलित तो होना ही होना था। लेकिन चूंकि आप बिहार की पृष्ठभूमि से हैं, बिहार कहते हैं ना कि राजनीति का पूरा अंगीठी है, पूरा तंदूर है वहां पे, तो आप राजनीति से ही जुड़े रहे। तो बिहार के राजनीति के विषय में अगर हम बात नहीं करेंगे, आपसे नहीं बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो कुछ अधूरापन सा रहेगा। कैसा लगा आपको उस पत्रकारिता के दौर में? क्या देखने को जिसपे आपको लगा कि अरे मैं सरप्राइज हो गया? आपको आश्चर्यचकित करने वाले क्या क्या पल मिले? सरप्राइज तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे ये जरूर हुआ कि मुझे अखबार में होने की वजह से, दैनिक अखबार में होने की वजह से,
राजनेताओं से, सचिवालय से, विधानसभा से, इन सबों से मेरा हम लोग का दिन भर का एक तरह से ड्यूटी होता था। अब मुझे क्योंकि ज़्यादा मेहनत करनी है ये सोच करके मैं सवेरे 7 बजे ही कोशिश करता था किसी के यहाँ जा करके बात करके उनसे मैटर शाम के पहले मैटर इकट्ठा कर लूँ। तो सचिव माने समान रूप से सचिवालय का भी हम लोग चक्कर लगाते थे, विधानसभा में भी जाके डेरा डालते थे, चाहे वो चलता हो या ना चलता हो, वहाँ प्रेस रूम था वहाँ बैठते थे, सचिवालय में जहाँ बैठना होता था बैठते थे। फिर जिन राजनेताओं से मिलना जुलना होता था वो ऑफिस में हो या फिर घर में हो, तो उसके उसी के टाइम के हिसाब से हम लोग जाके मिलते थे। तो मेरा चूंकि मुझे पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का शौक शुरू से ज़्यादा हुआ, तो मैं इन सब चीज़ों पर ज़्यादा एक्टिव रहा। और इसका शौक का भी एक कहानी है, कारण है, अदरवाइज मैं हो सकता है किसी और सब्जेक्ट में फंस जाता। हुआ यूं कि प्रदीप में मैं जब था तो मेरे सीनियर ने मुझे कहा कि बाबू भीष्म नारायण सिंह का इंटरव्यू तुमको जाके लेना है। उन दिनों शायद हमको याद आता है कि वो मंत्री थे बिहार में, तो वो राज्य मंत्री थे या क्या थे हमको ठीक से याद नहीं आ रहा, बहुत शुरुआती दौर की बात है ये। शायद हम तो ये तो सब 67 71 को तो मैं 71-72 में प्रदीप में बाजाबता पत्रकार होकर के ज्वाइन कर चुका था। तो 72, 73, 74 के बीच की ही बात है। वही कह रही हूँ ना कि 50 साल पुरानी बातों को खंगालना और फिर से जीना तो अपने आप में ही रोचक है। हाँ, तो हमने इसको कोई मैंने आपसे सयास ये बात बता रहा हूँ, कोई मैं इसके लेकर के मैंने कभी सोचा नहीं कि इस तरह की पिछली बातों को भी उगेड़ना पड़ेगा। तो हम वो उनके यहाँ गए तो हमें तो डर था कि पता नहीं हम लोग को मैंने मंत्री है ये हमको घुसने भी देगा कि नहीं घुसने देगा, ये तो दिमाग में थोड़ा नया नया होने की वजह से था ही। तो फिर हमने जा करके उनके चपरासी मैंने गेट पर था उसको बोला तो उन्होंने तुरंत हमको एंट्री दिया। भीतर जाकर उनके मैंने सरकारी बंगले पर गए थे, तो वहाँ गए तो तुरंत हमको अंदर बुला लिया गया। फिर बायाफ्ता पहली बार मैंने उतना भव्य सोफा और पुराना ये सब चीज़ों से मेरा वास्ता पड़ा, चूँकि ज़िंदगी हमारी हॉस्टल में बीती थी और कॉलेज यूनिवर्सिटी में बीती थी, या बाकी फुटपाथ पर बीती। फुटपाथ में मतलब ये कि शाम का टाइम मेरा नौकरी कहिए या पत्रकारिता करने के बाद जो हम उम्र सफर साथी लोग थे उनके साथ बैठ के कभी फ्रेजर रोड पर, कभी बुद्ध मार्ग पर जहाँ हमारा अखबार था, फ्रेजर रोड पर ज़्यादा बैठकबाजी होती थी। सब साथी पुराने साथी थे उस जमाने के, अरुण सिन्हा थे, अरुण रंजन थे और हेमंत नारायण थे और तमाम दूसरे अरुण श्रीवास्तव थे और दर्जनों लोग थे उसमें जो हम लोग जिनके साथ काम किया करते थे। मतलब वो अपने अपने जगह पर काम करते थे, हम लोग अपने जगह पर काम करके। एक समय था कि मिलना होता था तो मिलने का जैसे थी उसके बाद बैठकी होती थी। हाँ, जैसे आजकल लोग मिलने जुलने रेस्तरां में और होटलों में करते हैं ना, उसमें भी होता होगा जिनके पास पैसे ज्यादा होते होंगे। हम लोग का मिलना जुलना फुटपाथ पर जो चाय की दुकान होती थी, जहाँ समोसा मिलता था, हाँ, जहाँ चना चबेना मिलता था, जहाँ बैठ के जहाँ बैठने का कोई बंदिश नहीं था, तो 4, 5, 6 जो भी जुटते थे तो वहाँ बैठ करके हम लोग घंटों गप करते थे। आपस की बातें होती थी, पत्रकारिता से जुड़ा हुआ ही बात होती थी, क्या करना है क्या नहीं करना। आपस में हम लोग एक असेसमेंट करते थे अपना और आगे की तैयारी भी करने की कोशिश आपस में होती थी। तो जब मैं मंत्री जी के पास गया तो उन्होंने बड़ा आवभगत किया और बाजाबता मैंने जिस तरह के भव्य ड्राइंग रूम में उन्होंने बैठाया और मुझसे बात की और जिस तरह से खातिर किया, तो मुझे लगा कि मंत्री से बड़ा तो मैं ही हूँ। पहली बार मुझे लगा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, नहीं तो मंत्री इतना काहे को हमको इससे बात इस तरह से मैंने आदर देता। और इसमें कोई गलत भी नहीं है, पत्रकार का यही रुतबा भी होता है, आज भी वही है। हाँ,
मुझे लगा कि मैं बहुत बड़ा बड़ा आदमी हूँ। तो मुझे बड़ा संतोष हुआ कि इस बीच में मैं, चूँकि कहा ना, लेबर अफ़सर की नौकरी छोड़ कर के मैं जॉइन किया था, और महज़ 300 से नीचे ही 275 या 270 रुपए मिलते थे महीने में, जबकि लेबर अफ़सर में उस ज़माने में 3000 रुपया मिलता था। 300 लेकिन हम 300 से नीचे की नौकरी पे, तो हमें लगा कि हमने बहुत अच्छा किया कि उसको छोड़ दिया और ये ज्वाइन किया। अब मैं ठीक जगह पर हूँ, और मुझे जो सम्मान और इज्जत होनी चाहिए, पैसा की तो तब भी मैंने मन में कोई ऐसी बात नहीं थी कि पैसा कमाने के लिए ही मैं आपके पास पहुँचूँ, मैंने कोई नौकरी करूँ, बल्कि मैं अपने दूसरे साथियों से मैं कहता था, जो दूसरे लोग लेबर अफ़सर हो गए थे, कोई टाटा में हो गया था, कोई कहीं हो गया था, तो वो सब जब बोलते थे, यार तुम अच्छे जगह पर हो, बल्कि हम लोग जो है जाके साले को गुलामी कर रहे हैं, सॉरी मैं वहाँ गुलामी कर रहा हूँ। हम तब मुझे संतोष होता था कि चलो, इनका हजारों का कमाई और मेरा सैकड़ों में ही कमाई ज़्यादा बेहतर है। तो मैं उसमें मुझे मन लगता गया, मैं काम करता गया, और राजनीति से चूँकि जुड़ाव होता चला गया, इसलिए राजनीतिक खबरों को मैं निकालने के लिए स्पेशली बहुत समय मैंने देता भी था। अब बहुत मैं सोचता था कि दूसरों से जब तक ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा, तो ताज़ा खबर मुझे मिलेगी कैसे? तो हमारे मित्रों के बीच में, आपस में दोस्तों के बीच में कंपटीशन होता था, कौन एक्सक्लूसिव निकाल के ला सकता है। तो हम लोग खबरें आज भी बड़ी चर्चा में रहती हैं, सबसे पहले हमने दिखाया। उस समय भी होता होगा ना? तो हाँ, अरे खूब होता था, और उसमें मैं कोशिश करता था कि मैं भले छोटे से अखबार में, प्रदीप में हूँ, लेकिन मैं बाजी मारूं, और इसी बाजी मारने के चक्कर में मैं बॉबी कांड में उतर गया था, जबकि कोई उस समय के पत्रकार तैयार नहीं थे। हमें पता चला कि महिला की रहस्यमय मृत्यु हुई है, तो सब लोगों को प्रेस रूम में, विधानसभा में जब ये चर्चा हो रही थी इस खबर के बारे में, तो सब लोग जान रहे थे, लेकिन सब लोग इसलिए, कोई भी आदमी इसको इसलिए नहीं उभारना चाहता था कि ये मामला या तो जगन्नाथ जी उसमें के मुख्यमंत्री थे, उनसे जुड़ा हुआ था, या राधानंदन झा से जुड़ा हुआ था। तो मुख्यमंत्री से सीधा जुड़ाव नहीं था, लेकिन राधानंदन झा जी जो उसमें विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे, सॉरी, वो मुझे मानते भी बहुत थे, आज मैंने उनसे तब भी कोई द्वेष भाव नहीं था और आज भी नहीं, और जगन्नाथ जी भी चले गए, दोनों नेता हम दिवंगत हो गए, लेकिन दोनों से मेरे संबंध आखिरी तक अच्छे रहे। बावजूद उसके मैंने बॉबी कांड पर जब काम शुरू किया, तो उनको कहना पड़ता था कि आप शर्मा जी छोड़ दीजिए। मैं कहता था कि देखिए, अगर कोई गलत हो तो आप बताइए, आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं किसी भेदभाव से नहीं दिख रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ सिर्फ अपने पेशे के ईमानदारी के प्रति कर रहा हूँ। और चूंकि मुझे आप जैसे बड़े नेता बनना चाहते हैं, तो मेरी भी भीतर से इच्छा है कि मैं भी एक अच्छा पत्रकार बनूं। तो ये सब काम कराता गया समय ने। अब मैं उसको, आप लोग, अब क्या हुआ, कोई बहुत बड़ा तो नहीं बन सका, जो कुछ है आपके सामने है। देखिए सर, बड़ा और छोटा तो अपनी अपनी मानसिकता है, पैसा कमाना, जैसे आपने अभी बताया ना कि आपके मित्रों में बहुत सारे लोगों ने आपके साथ साझा किया कि उनसे आप बेहतर स्थिति में, यानी कि अपनी रुचि का कार्य अगर कोई कर पा रहा है, तो मेरे ख्याल में वही बड़ा है, क्योंकि स्वतंत्रता से बड़ा और कुछ हो नहीं सकता है। और जिस तरह से आपका इतना लंबा एक समय आपने व्यतीत किया है, और अनुभवों का जो खजाना है, और आज वो मौका है कि वो अनुभव का लाभ हम दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं। तो अब एक मिनट, कैमरा आपका ऑफ हो गया है, तो आप प्लीज ऑन कर लीजिए। तब तक मैं कुछ कमेंट्स ले लेती हूँ, हमारे साथ कुछ दर्शक हैं। बिल्कुल, यतनाम भट्ट जी हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं, कीर्तन त्रिपाठी जी हैं। कीर्तन त्रिपाठी जी का एक प्रश्न भी है, सर कैमरा ऑन कर सके तो आप करिए प्लीज, और मैं शुरू से ही पढ़ लेती हूँ। लक्ष्मीकांत कमल नयन जी हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं। साथ में हैं नूतन वर्मा जी, जसपाल सिंह जी, और मनमोहन तिवारी जी, डॉक्टर शैल वर्मा जी, कीर्तन त्रिपाठी जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बस थोड़ा सा और आप इंतजार कीजिए, सर किसी कारणवश
यहाँ से कट गए हैं, कुछ नेटवर्क की समस्या हो सकती है। तो जितनी जल्दी वो हमसे जुड़ेंगे हम आगे की बातचीत करेंगे, क्योंकि एक ऐसा अनुभव है, एक ऐसा कार्यक्षेत्र है जिसके बारे में लोगों की बड़ी दिलचस्पी रहती है कि क्या हुआ होगा उसके बाद, और क्या-क्या उतार-चढ़ाव आए होंगे जीवन में, जिसको कि एक जानने का कम होता है। मैं थोड़ा-सा देखती हूँ कि क्या बात होगी जिसकी वजह से वो नेटवर्क से नहीं जुड़ पा रहे। तो बिहार की राजनीति किसी से छुपी नहीं हुई है कि शुरू से ही जिस तरह से वहाँ कहते हैं ना कि मझधार रहा है, और उस मंथन में से अगर वहाँ की जानकारी कोई हमें दे सकता है, तो आज वो एक समय है। तो बिल्कुल, डॉक्टर श्रेयल वर्मा जी हैं। मनचाहा काम मिल जाए यही सार्थकता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए मेरा तो विश्वास यही है, मैं तो इसी को मान के चलती हूँ। और सर कैमरा ऑन कीजिए प्लीज़। कैमरा आपका ऑफ है? तो कुछ तो समस्या है, कुछ तो है। सॉरी, टेक्निकल बाधा के लिए मैं बिल्कुल। कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें होती रहती है ना, क्योंकि ये तो हमारे बस की बात नहीं है। हमारे बस की बात जो है वो हम अपना करते रहेंगे, अपना दायित्व, अपना कर्म। तो देखते हैं, ये सब अड़चनें तो आएँगी सर, और आप तो जिस क्षेत्र से आए हैं इतनी अड़चनों का सामना आपने किया है। मैंने तो अपने जीवन भर इसी तरह के अड़चनों को पार करते हुए निकला हूँ। कोई बिल्कुल, अड़चनों से सभी घबराने वाली मैं भी नहीं हूँ। हमारे मेरे साथ के कंटेम्प्रोरी जो राजनेता लोग थे, उन हुँ, लोगों हुँ। से मेरा संबंध भी अच्छा रखना था, और उनके और अपने अखबार के लिए काम भी करना था। शायद हुँ। शायद मैं समझता हूँ, पता नहीं, शायद उसी काम का ही नतीजा हो कि मुझे, जब मैं प्रदीप से हिंदुस्तान में भी रहा, हिंदुस्तान से मुझे जब इच्छा हुई कि दिल्ली की पत्रकारिता करूँ, तो मुझे चौथी दुनिया में ऑफर शायद इसी मेरे काम की वजह से मिला था। कोई परशुराम शर्मा को नहीं जानता था, ये जानता था कि हाँ ये इसकी रिपोर्ट अच्छी होती है और इसका हमको फायदा होता रहा। चौथी दुनिया के बाद सहारा में भी मैं गया, तो इसलिए गया कि मुझे जाना जाता था, संयोग ऐसा था कि मुझे 2-4 अपने मित्रों के साथ जाना जाता था कि ये लोग अच्छे पत्रकार हैं। हमारे मित्र सुरेंद्र किशोर जी भी बहुत अच्छे पत्र साथी रहे हैं, और आज भी वो हमसे ज़्यादा काम मेहनत करते हैं। लेकिन मैं भी जितना कर सका उसे मुझे भी कोई ये नहीं, उनको एक अच्छा मौका मिला कि उनको पटना छोड़ने का कभी मौका नहीं। अब मुझे कभी पटना में स्थिर होकर काम करने का पूरे समय नहीं मौका मिला। मैं अगर 14 साल 15 साल पटना में काम किया, तो 14-15 साल मुझे दिल्ली में भी काम करना पड़ा, दिल्ली के अखबारों के साथ जुड़ के भी काम करना। तो मेरी तो यात्रा होती रही पत्रकारिता में, अगर देखा जाए तो। और मैं उसका लाभ भी होता है ना, जितना ज़्यादा आपका दायरा बढ़ते जाता है, आपका ज्ञान का क्षेत्र भी उसी हिसाब से बढ़ते चला जाता है। नहीं, तो ये तो था ही। अब दूसरी बात है कि मन में एक ये थी, मैंने जब कॉलेज के जीवन में था, मैं आपस में मित्र मंडली में बात होती थी, तो हमसे लोग पूछता था कि क्या करना चाहते हो। हम राष्ट्रपति भवन तक अपने पैसे के बल पर जाना चाहता हूँ। तो ऐसा संयोग हुआ कि सहारा ने मुझे दायित्व ब्यूरो चीफ का जब दिया, कनाट प्लेस में मेरा ऑफिस हुआ, गाड़ी घोड़ा सारे कुछ हमको प्राप्त हुए, लेकिन मैं इन सब से ज़्यादा भूखा इस बात के लिए था कि मैं कुछ ऐसा करूं जो मैं राष्ट्रपति भवन पहुंच सकूं, प्रधानमंत्री भवन पहुंच सकूं। उन दिनों अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, और तो मैं उनसे सीधा तो नहीं मिल सका, उनसे एक लेटर लेने के बहाने उनके पास, उनके ऑफिस में गया। उनके पीआर जो थे, नाम भी याद है, पत्रकार ही बंधु थे, बड़े अच्छे पत्रकार थे, तो उनके साथ चाय पीने का मौका मिला। राष्ट्रपति भवन में गया तो मैं उन लोगों के साथ चाय पानी करने का मौका मिला। मतलब ये नहीं लगा कि मैं सभी जगह घूमता फिरता रहा। तो मेरी पहुंच का दायरा ये था कि मैं दिल्ली में पत्रकारिता कर सकूं, तो ये मेरे लिए एक होता है ना जॉब सेटिस्फेक्शन। तो वो जॉब सेटिस्फेक्शन पूरा मैंने ले करके फिर वापस पटना पहुंचा। अब पटना अब तो है कि पटना के अलावे भी पटना में आता रहता हूँ, दिल्ली में, पटना में तो रहता ही हूँ। दिल्ली में मेरा ससुराल बनारस होने की वजह से बनारस को भी यात्रा करता रहता हूँ।
अब मुझे अच्छा मौका मिलता है कि पहले तो प्रोफेशनली यात्रा करता था और अब मैं साल में कुछ पर्सनल दिन नहीं यहाँ करता। वहाँ मौका मिलता है। ये आप लोग की कृपा है, भगवान ने मुझे सब बिल्कुल कुछ सर, दिया। और ये कृपा नहीं है, ये कहते हैं ना कि बस रास्ते अपने आप बनते नहीं, चले जाते हैं। मैं तो अब मानता हूँ कि ये शुभकामनाओं का आशीर्वाद है अपने शुभचिंतकों का ही, क्योंकि आदमी कुछ करता नहीं है, ईश्वर उससे करवाता रहता है और बिल्कुल, आदमी उस रास्ते पर, सही रास्ते पर चलता रहता है। मुझे जो भगवान ने, जो ईश्वर ने मुझे जो रास्ता दिखाया, मैं उस पर आगे बढ़ता गया। वो गलत हुआ सही हुआ ये तो संसार फैसला करेगा। बिल्कुल। और सर, आप इतने लंबे एक अंतराल में आप प्रिंट मीडिया से भी जुड़े रहे। मन में मेरे भी प्रश्न हैं और यतनाम भट्ट जी का भी सेम वही प्रश्न आया है जो मैं आपसे अब अगला पूछने वाली थी, कि एक लंबे दौर में प्रिंट मीडिया से जुड़ने के बाद जो आज के समय में डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया दोनों को ही आप किस रूप में देखते हैं? क्या अंतर पाते हैं उस समय से लेके अभी तक में? देखिए, संयोग है कि मैं डिजिटल मीडिया से वंचित रहा, क्योंकि मेरी मेरी अपनी पकड़, मैंने पहुंच, अपने सोच जो था वो कभी डिजिटल मीडिया के लिए कभी ईगर नहीं, मैंने हाँ, इच्छुक नहीं आपने था। कन्विंस नहीं हो पाए। बल्कि जी। एक समय ऐसा आया था जब सुरेंद्र प्रताप सिंह जैसे लोग, जैसे और भी दूसरे लोग जो थे, वो लोग जब शुरू कर, मैंने जब डिजिटल मीडिया का शुरुआत हो रहा था तो लोगों ने चाहा भी कि हम लोग भी उन लोग के साथ जुड़े। लेकिन हुँ, अब संयोग है कि हम एक दो साथी लोग थे जो लोग तय किए कि शुरुआत से ही कि हम लोग प्रिंट मीडिया नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि प्रिंट मीडिया हमारा जाना ये हमारा पहचाना बेस है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। अब हम नए फील्ड में जा कर के हम जाने का शौक भी नहीं हुआ। और वो फिर मुझे लगा कि जितना बड़ा काम हम प्रिंट मीडिया में रह के कर सकते हैं, जितने अपने मन की, तो ये शॉर्ट टर्म न्यूज से हम लोग का गुजारा होगा नहीं। हालांकि हाँ, लिखने मैं का जो गलत था। शौक होता हाँ, है ना। हाँ, हाँ, हालांकि नहीं। मैं गलत था इसलिए कि बाद में ये हालत रहा, तो प्रिंट मीडिया पीछे होता चला गया और डिजिटल मीडिया ही आगे है। अब ये अलग बात है कि जिस तरह से एक दो को छोड़ करके, मैंने इस सारे को नहीं कहा, सारे के सारे लोग, अलग बात है कि असली जो दिशा है उससे भटक गए, मैं ये कह सकता हूँ। अब वो उनकी मजबूरी भी है। हुँ, वो राजनीतिक दायरा पहले की तरह नहीं रहा, राजनीतिक स्थिति पहले की तरह नहीं रही, वो सामाजिक स्थिति पहले की तरह नहीं रही। तो उस जैसे सब जगह परिवर्तन हुआ है हुँ, और भोगवादी संस्कृति बढ़ी है, जैसे को कहते हैं, या कहते हैं भौतिकवादी, मतलब ये बढ़ा है। तो अब उसमें भी है। अब जो लोग आते हैं, हजारों लाखों खर्च करके छात्र भी आते हैं, विभिन्न इंस्टीट्यूट से। पहले तो पत्रकारिता की कहीं पढ़ाई तक नहीं होती थी। अब तो हुँ। अब तो अब तो हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता का सब्जेक्ट समाहित कर दिया गया। याद है कि बीएचयू में जब पत्रकारिता का पहला कोर्स शुरू हो रहा था, तो हुँ, मुझे भी, मेरे एक साथी थे आज के, नाम देखिए भूल रहा हूँ, पारसनाथ सिंह थे, उनके पुत्र थे, वो भी बेचारे अब नहीं रहे। तो उन्होंने कहा हमसे, क्योंकि उनसे भी मेरा परिचय था, आता जाता था, बनारस से भी सुनाते, तो धीरज जी, तो उन्होंने कहा भी कि तुम ज्वाइन कर लो, आप भी ज्वाइन कर लो पहला कोर्स में, तो डिग्री मिल जाएगी। हमने हम अब डिग्री क्या करेंगे, अब हुँ, हमको कहाँ जाना है, इसी में रहना, इसी में बढ़। तो आज देखता हूँ हाँ। कि आज मैं डिजिटल पत्रकारिता से अपने बेटे को हटा करके पत्रकारिता कॉलेज में ज्वाइन करवा करवा मैंने 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 कोशिश किया कि जा करके उस काम मुझे पता है कि आपके पुत्र भी कहीं न कहीं इसी क्षेत्र से ही जुड़े कारण, हुए हैं। मतलब इसके पीछे बड़ा कारण ये रहा मेरा कि हुँ, अब जो है पत्रकारिता में, कहना तो नहीं चाहिए, बाप के नाते मैं कह रहा हूँ, पिता के नाते, कि पत्रकारिता में वह चीज नहीं रह गई जो हम लोगों ने जिस सुख को भोगा था। हम कभी किसी नेता को कभी सर नहीं कहते थे, मैंने, चाहे वो कर्पूरी जी हो, चाहे वो बिंदेश्वरी बाबू हो, चाहे केदार जी हो, चाहे वो मैं जगन्नाथ जी खैर हैं, चाहे जितने भी हम लोग के कंटेम्प्रोरी जो जिस जमाने में हमारे साथ के नेता रहे, हम हुँ, लोगों ने कभी किसी को सर नहीं कहा। उन्होंने जी, जी। नाम से पुकारा, हमने उनको आदर से स्वीकार किया।
आज की हालत है, जैसा देखता हूँ, जैसा सुनता हूँ, तो मुझे दुख होता है कि आज एक एक एमएलए सब सर कहवाना चाहता है। और पत्रकार भी भाई, मेरे पत्रकार भाई जो बड़े संघर्ष के बाद अपना जगह बचा रहे हैं, बचे हुए हैं, वो लोग भी अपने मामूली मामूली लोगों को भी वो सर 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 करते हैं। तो मुझे दुख दुख हुआ कहीं जब इसके पीछे वो तो नहीं है कि पानी में रह के मगर से बैर लेने वाला बिल्कुल। ही तो। तो वही मैंने अपने बेटे तो को कहा, यार तुम लोग ये सब सर सर जो करते हो, तो ऐसी पत्रकारिता क्यों कर रहे हो? छोड़ो पत्रकारिता, जाओ दूसरे जगह काम करो। तो खैर उसके पास अपने डिग्री था, पढ़ा था अपने से ही, पत्रकारिता वगैरह में भी अपना डिग्री लिया था। तो मेरी बात तो नहीं कहेंगे कि मेरी बात मान करके, लेकिन बाद के दिनों में वो उस तरफ ट्रांसफर कर गया। तो मुझे संतोष है कि अब हम, क्योंकि आज पत्रकार जो होगा उसको कहीं ना कहीं से समझौता की वजह से ही समझौता करना होगा उसको। समझौता लोग कर रहे हैं, दो चार को छोड़ करके। आज के दिन भी डिजिटल में हो चाहे प्रिंट में हो, अब तो समझौता संपादक अब तो संपादक भी संपादक नहीं रह गया, अब तो मैनेजर के तौर पर वो काम करते हैं। मेरे कई मित्र संपादक रहे और मैंने उनको देखा, अंदर से देखा, तो मुझे दुख होता था। तो हम लोग तो इस बात के लिए बहुत अपने को भाग्यशाली मनाते हैं कि हम लोग की माने समय जो है वो इज्जत पानी से निकल गया, जिसको कहते हैं बिहार में इज्जत पानी से कट गए। तो अब वो ये दौर आजकल है। मेरा मानना है कि आज के नवयुवकों को, पत्रकारों को हमसे ज्यादा कंपटीशन उनको है अपने अपने पैसे को जिंदा रखने के लिए, अपने पैसे में काम करने के लिए। हम लोगों ने शायद उतना मेहनत नहीं किया होगा जितना आज करना पड़ रहा है, और चौतरफा मेहनत करना पड़ रहा है। नौकरी बचाए रखनी है उनको, काम भी करना है, कोई शिकवा शिकायत भी नहीं होनी है, और अपने अखबारी नीति के हिसाब से काम करना है, अपने टीवी के नीति के हिसाब से। उसकी भी मजबूरी है। लोग कहते हैं कि पत्रकार गड़बड़ है या पत्रकार गिर गया है। मैं कहता हूं कि गलत बात है। समाज गिर गया है, इसीलिए पत्रकार को भी उसके साथ चलना पड़ रहा है। थोड़े बहुत कम लोग होते हैं जो अपने जगह, हम लोग भी अपने को जगह पर टिकाए रखने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है। तो आज भी नौजवानों को संघर्ष करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। वो हर दौर की यही कहानी चली आ रही है, कहीं थोड़ा ज्यादा, कहीं थोड़ा। उसके पीछे बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारे कारक हो सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि इतने दौर के बाद में जिस तरह से आपने इतने बेबाकी से अपनी बात को रखा, और उसकी पुष्टि भी देखिए गणेश पांडे राज जी हमारे साथ उपस्थित है यहाँ पे। वो भी एक पत्रकार हैं और कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है, पत्रकारिता का स्तर आज बहुत गिर गया है। और आपके ही जानने वाले दीपक नहीं, मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ कि गिर गया है। आज समाज इतना, आज राजनीति इतनी गिर गई है, ये गिर गई है कि हमें डर लगता है कि भविष्य में क्या होगा। आज व्यक्ति की बातें हो रही है। सामाजिक जो गिरावट आई है उसके बारे में कोई नहीं कह रहा है। आज कोई भी पद, चाहे किसी अफसर का पद हो, चाहे किसी नेता का पद हो, चाहे कहीं भी जो कुर्सी की लड़ाई चल रही है, वो कुर्सी की लड़ाई पत्रकारों की वजह से नहीं चल रही है, वो उनकी अपनी वजह से नहीं चल रहा है। अब पत्रकारों को उसमें सहभागिता बनाते हैं जबरदस्ती, और उनको धमकाया जाता है, डराया जाता है। अगर जरा सा पहले तो हम लोग की हिम्मत, हमको याद है, आपको एक छोटी सी घटना में डर का माहौल कह सकते हैं ना कि आज के समय में आप जिस बात की चर्चा करना चाह रहे हैं। एक छोटी सी घटना कर रहा हूँ। आज बेचारे वो नहीं है, तपेश्वर बाबू हमारे यहाँ बड़े नेता होते थे, कोऑपरेटिव के बहुत बड़े नेता थे, और उन पर कुछ ऐसा हुआ वाकया कि हमको खराब लगने लगा था कि 4, 5, 6 लोग ही एक नेता लोग हैं जो कोऑपरेटिव को मेरे समय से ही देख रहा था कि 10-12 सालों से चला रहे। तो मैंने उस पर रिपोर्टिंग करना शुरू कर दिया, और इस पर तपेश्वर बाबू को खराब लगा। तो तपेश्वर बाबू ने मेरे मालिक, जो उस जमाने में प्रदीप सर्चलाइट के थे, बिड़ला जी से उन्होंने शिकायत की। और मैं धन्यवाद देता हूँ उस जमाने के मालिकों को कि उन्होंने सिर्फ मेरे मैनेजर को कहा कि जरा देख लीजिएगा किस लड़के के बारे में तपेश्वर बाबू कुछ बोल रहे थे, लेकिन मेरे पास बात तक नहीं आई। तो वो जमाना था, समाज था उस तरह का। राजनीति में गिरावट हो रही थी, तब भी सामाजिक गिरावट उस तरह की नहीं हुई थी।
आज राजनीति की गिरावट, सामाजिक गिरावट ज़्यादा है पत्रकारों की गिरावट से। मैं तो ये कहूँगा पत्रकार करे तो क्या करे, उसको भी तो रोजी रोटी कमाना है, उसको भी घर परिवार चलाना है। आज हम लोग इसलिए थोड़ा सा बच गए कि हम लोग दाल रोटी खा करके संतुष्ट थे। आज हमें भूख लग जाती है कि मैं भी लाखों करोड़ों कमाऊं, तो फिर तो मैं कहीं नौकरी करता रहता या कहीं दूसरे तरह का काम करता रहता। तो पत्रकारों को दोष मत दीजिए, मेरी तो यही है, पत्रकारों की लाचारी को समझिए। और आप जो समाज चलाने वाले लोग हैं, वो लोग इस बात पर सोचें कि वो कहाँ पर है, वो लोग इसको बचाएं, क्योंकि अग्रणी, समाज के अग्रणी वही है। जैसा समाज बनाएंगे वैसा उनका सामाजिक व्यवस्था बन जाएगी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और देखिए, वक्त के साथ सब कुछ बदलाव आता ही आता है। पहले लोग शौक के तौर पे करते थे, आज जो है नेम एंड फेम, जो कहते हैं ना कि जिस तरह से आपने बोला कि हम जहाँ बैठते थे तो लगता था कि बस हम ही हम हैं, और एक दायित्व सा बोध आता था। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रिंट मीडिया से जब हम डिजिटल मीडिया की तरफ अग्रसर होते हैं तो आपके चेहरे की पहचान होनी शुरू हो जाती है। पहले आपके नाम की और काम की पहचान होती है, लेकिन अब ये जो दिखना, ये बहुत बड़ी बात हो गई है। तो इस बात ये भी तो ध्यान रखिए कि मुझे वो बहुत मैं उस पूरी व्यवस्था को देख के मैं भी ललचाया था, लेकिन ललचाया था उसके बावजूद मैं पत्रकारिता को ही बड़ा माना था ना, उनके पैसे को बड़ा नहीं माना। अब मैंने आपको संयोग की बात मैं बताता हूँ, मुझे तो मैंने नहीं कहना चाहिए, शायद बड़बोलापन आज माना जाएगा, मुझे तो एमएलसी तक का ऑफर हुआ था। एक पार्टी ने मुझे दिया, लेकिन मैंने हाथ जोड़ लिया कि नहीं, मैं पत्रकार हूँ, पत्रकार रहूंगा, पत्रकारिता के तौर पर ही अपनी पहचान बना करके यहाँ से विदा होना चाहता हूँ। गाली दे या आप मुझे सम्मान करें, आपकी मर्जी, मेरा जैसा काम होगा वैसा मुझे अपना नाम मिलेगा। तो भगवान ने मुझे तो ये अंतर तो सर हम लोग भी महसूस करते हैं कि आपकी विचार में, आपकी सोच में, जिस तरह से आपने बताया। और आज तो पत्रकारिता एक माध्यम है, या कह सकते हैं कि राजनीति में घुसने का भी एक तरीका हो सकता है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो मन में कहीं ना कहीं कुलबुलाहट जगाते होंगे, लेकिन हर प्रश्न का जवाब शायद आपके अंदर ही मिलेगा, या फिर बदलाव एक साथ करके मिलेगा। सर, हम आपकी पुस्तकों के बारे में भी जरूर जानना चाहेंगे कि बात पे बात और पंचायत की बात, आपकी ये 2 पुस्तकों का जिक्र हमेशा से होता रहा है, तो कैसे? उसके पीछे छोटी छोटी कहानी है जी। उसके पीछे छोटी छोटी कहानी ये है कि मैं जब बरसों के पत्रकारिता से थोड़ा सा जब रिटायर हुआ, उब गया जब थोड़ा, तो मेरे मन में पहला सवाल आया कि हमने तो अखबार में तो जो कुछ लिखना पढ़ना था सब कुछ तो अखबार को दिया है, सब कुछ तो लिखा है, अब हम बात क्या बनावे इस तरह की, तो बात ही बनाना है तो क्यों नहीं अपने बचपन में लौट जाए। तो राजनीति से थोड़ा सा हमको वो भी चाहिए था, मैंने कहा जाए तो थोड़ी सी अपने अंदर भी लाइट, हाँ, हल्कापन लाना था। तो मैंने राजनीति को जान बूझ के छोड़ करके, राजनीति में सब लोग लिख ही रहे थे, आज भी लोग लिखते हैं, लेकिन हमने कहा कि नहीं, पत्रकारिता में जब था तो राजनीति को जो देना था मैंने दिया, अब मुझे अपने कुछ समाज को, अपने परिवार को, अपने घर के आसपास के लोगों के लिए देना चाहिए। तो मैंने मेरा बचपन 2-3 साल मेरा अपना भोजपुर में अपने गांव में बीता था, तो मैंने गांव में जो कुछ देखा था उस युग में, वो मेरा समय रहा होगा 7वां 8वां या ज़्यादा 7, मतलब 2-3 साल वही मैंने मिडिल बचपन में पहले था थोड़ा, उसके बाद मिडिल, हाँ, उसमें कुछ दिन तक था। तो मैंने जो कुछ समय देखा था वो मेरे जो स्मृति में थी, उसको मैंने इस सोच करके लिखना शुरू किया कि ये एक अलग व्यक्तिगत बात लिखा जाए, जिसमें मेरे परिवार, मेरे घर, मेरे उस जमाने का मेरा गांव, मेरा परिवेश, मेरे सामाजिक व्यवस्था की क्या स्थिति है। तो हम कोई बहुत बड़े गुरु तो नहीं थे कि कुछ उपदेश दे सकते थे। तो मैंने अपने उस जमाने की चीज़ों को उठा करके बात पे बात में, अब उसका कोई सब्जेक्ट भी नहीं था, तो मैंने कॉलम ही बनाया बात पे बात, यानी कि बात पे बात संस्मरण।
तो उस समय अपने बचपन के आसपास के समय का जो भी जिक्र था वो किताब में मिलेगा। बनारस का जिक्र मिलेगा, उसमें पटना का जिक्र मिलेगा, उसमें मधुपुर का जिक्र मिलेगा, उसमें आपको ये गांव का तो जिक्र है ही। तो जी हाँ, तो वो था। और जहाँ तक पंचायत की बात जो था, तो मैं पंचायत का तो कोई मास्टर था नहीं, कभी पंचायत में मैंने कभी रिपोर्टिंग भी नहीं की थी, लेकिन मैंने किताब में ही लिख दिया है। सुनील दुबे हिंदुस्तान में उन दिनों संपादक थे, मेरे मित्र थे, उनके साथ मैं सहारा में भी बहुत दिनों तक काम कर किया ही था, तो एक मित्रता बस था। तो जब मैं वहाँ लौटा तो कहे कि तुम बैठोगे क्या, तुम मेरे पास आके मेरे यहाँ। तो उन्होंने एक मुझे हिंदुस्तान जबरदस्ती हिंदुस्तान में बुला लिया उसमें काम करने। तो बोला तो हम कहा कि हम अपने यहाँ क्या करेंगे, एक पॉलिटिकल रिपोर्ट फिर से लिखना शुरू करेंगे। तो बोले नहीं, पॉलिटिकल रिपोर्ट के लिए तो मेरे पास सुरेंद्र जी हैं, सुरेंद्र किशोर हमारे मित्र ही थे जो उन दिनों हिंदुस्तान में राजनीतिक संपादक थे, और मैं यहाँ से राजनीतिक संपादक से रिटायर ही हुआ था। तो कहा कि ये काम करो, तुम पंचायत चुनाव होने जा रहा है उस पर लिखो। हमने पंचायत पर मैं कैसे लिखूंगा। तो उन्होंने सुरेंद्र जी दोनों ने मिलकर मुझे एक पुस्तक पकड़ा दी कि ये पंचायत का नियमावली है, बनने जा रहा है, अब तुम इस पर जो भी आप लिखना हो इस पर लिखो, हम सीरीज के रूप में छापेंगे। तो मैं उन लोगों के प्रयास से उसमें हमने ये सोच करके लिखना शुरू किया, जो मैंने किताब में भी लिखा था कि पत्रकार को मैं पहले भी मानता था, हम लोगों से बातचीत में कहता था अपने आसपास में कि हमको तो हर सब्जेक्ट का माहिर होना चाहिए। तो कहा भी जाता है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, अगर कोई है तो पत्रकार है। कहा मैं उसी मंत्र को ध्यान करके मैंने पंचायत पर किताब लिखना, उस जमाने के जो नियमावली को लेकर के लिखना शुरू किया था। और क्योंकि मुझे याद था कि अगर पंचायत का एक्सपर्ट न भी हो, लेकिन अगर पत्रकार होगा तो लिख ही मारेगा। तो मैंने उसको शुरू किया, क्योंकि उसमें भी एक कहानी है। अब छोटी सी बात कहता हूँ। जी कॉलेज फिर वहीं से शुरू करता हूँ। डॉक्टर सेना श्रीवास्तव जो हमारे उस जमाने में हिंदी के बीएन कॉलेज में प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे एक पुस्तक पढ़ने को दी थी। अब पता नहीं वो मलगांवकर का है किनका है, ठीक से याद नहीं है। उस किताब का नाम हमको याद है, नो माई सन नेवर। उस किताब में एक संपादक अपने पुत्र को इसलिए रोक रहा है कि वो पत्रकार ना बने, बेटा तुम पत्रकार बनोगे तो तुम्हें बहुत देखो, हम पत्रकार जिंदगी भर हैं। तो वो अपने बेटे को पत्रकार नहीं बनने देना चाहता, इसके लिए उसने उस जो बेटा को उपदेश दिया उसी किताब का, वो पूरा किताब उसी तरह का, बहुत अच्छी किताब है, छोटी सी पत्ती सी किताब है, मुलगांवकर साहब की ही शायद किताब है वो, पुराने समय में। तो वो किताब मुझे पढ़ने के बाद याद आया, बेटा को सब कुछ बताया उन्होंने कि देखो पत्रकार ऐसे नहीं होता है, ठीक नहीं होता है, ऐसे नहीं होगा, तुमको ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं। और उसके बाद बेटा लास्ट में कहता है कि नहीं मैं तो पत्रकार ही बनूंगा। क्या हुआ नहीं जानता हूँ, कुछ उसी ये आपकी कहानी हो गई, ये आपकी कहानी से कहीं मिलती जुलती सी तो कहानी नहीं हो गई। आप भी पढ़ लीजिएगा, नो माई सन नेवर, इसमें यही मैं लिख लेती हूँ। तो उसमें वो तो हमें लगा कि अब पंचायत हमारे लिए वही है कि हमको संपादक कह रहा है कि तुम लिखो, नहीं लिख सकते हो तो लिखो। मैं उनको कह रहा हूँ कि मैं नहीं लिख सकता हूँ, कह रहे कि लिखो। तो ऐसे कहते हैं ना कि पंचायत का चुनाव जो है वो जितने भी चुनाव होते हैं उसमें सबसे ज्यादा राजनीतिकरण अगर कहीं देखने को मिलता है तो पंचायत के चुनाव में होता है। और अगर आप कुछ दिन अपने गांव में बिता लिया तो फिर शायद आपको वहां से दूरियां भी नहीं। देखिए पंचायत तो बहुत नियमावली तो इतनी अच्छी है, नियमावली कानून इतना अच्छा है। आज आप लोगों के लिए, महिलाओं के लिए तो गाँव में तो एक तरह से वो बहुत बड़ा ये है, 50% हमारे यहाँ रिजर्वेशन है बिहार में। ये नीतीश बाबू की देन है, उन्होंने 50% हिंदुस्तान में शायद पहली बार उन्होंने रिजर्वेशन महिलाओं का 50% किया है, कहीं हुआ है तो बिहार में हुआ है। लेकिन अब वही है, सामाजिक गिरावट का असर इस पंचायत चुनाव पर भी दिखाई पड़ता है। सरकार भी वहां पर थोड़ी सी, सरकार की भी नियत वो है कि वो पंचायत को अपने हाथ में रखे, और पंचायत में जो चुनाव में आते हैं उनकी इच्छा है कि वो उनको सॉरी
जी। वो चाहते हैं कि वो उनके हाथ में रहे। तो वो राजनीति जो आज देश में चल रही हुँ। या राज्य में चल रही है, उसका छोटा धन पंचायत में भी हो गया है। हाँ, तो हाँ, हाँ। अब क्या कीजिएगा? वो जब हमने कहा ना गिरावट ही जब है, तो उस गिरावट से लड़ने की एक अलग लड़ाई लड़नी होगी। पता नहीं वो लड़ाई और वो व्यक्ति से शुरू होता है। वही है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में जब तक वो मूल रूप से परिवर्तन की तरफ हाँ, अग्रसर नहीं होगा ना, जिस परिमार्जन की हम बात कर रहे होते हैं, वो कहीं व्यक्तित्व में जब तक दर्शन रूप में नहीं आएगा, तो शायद कहीं भी बदलाव नहीं आएगा, चाहे क्षेत्र कोई भी हो। गिरावट हर बिल्कुल। जगह कहीं न कहीं जब देखने को जब मिलती है। ये सारी तो लड़ाई व्यक्ति से है। व्यक्ति अगर सुधरना शुरू हो जाएगा तो सुधार होगा। ऊपर से सुधार की माने इच्छा होगी तो वो सुधर जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ अभी हो रहा है, मैं हुँ। इसको किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं दूँगा। मैं संस्था को भी हाँ, हाँ। क्या कहूँगा या हुँ। किसी ये एक भाव जो ऐसा आ गया है गिरावट, ये शायद हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की गिरावट हो कि आज अपने अधिकार लेने के लिए कबीलाई मजबूरी संस्कृति। हो गई है लोगों की कि इस भेड़-चाल को अगर नहीं स्वीकार करेंगे, तो कहीं अपना अस्तित्व ना खो देंगे। जी, कुछ तो बहुत सारी हुँ, अपने हुँ। आप आपको अपने मन आंदोलन करना होगा, अपने आंदोलन से। ये सामूहिक आंदोलन तो देख रहे हैं, तो जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन आपको खुद को बदलना होगा। अगर आप खुद को बदलने की जिस दिन ताकत हो जाएगी, तो फिर धीरे-धीरे समाज भी सुधर जाएगा। इसी बिल्कुल इसके सही बात है सर, और आपकी इस सीख को मुझे लगता है कि कम से कम जितने भी लोग सुन रहे होंगे, वो कहीं न कहीं खुद को भी टटोलने का कार्य करेंगे बिल्कुल आपकी ऐसे बात लोग हैं, इस समाज में ऐसे लोग हैं, आज दबे हुए पड़े होंगे। हम नहीं कहते हैं कि क्योंकि वो अब वो उनका पहले भी रहे हैं, ऐसे भी नहीं है कि हर दौर में पहले भी हर तरह के लोग रहे हैं, बिल्कुल। फर्क इतने हो गया है कि आज राम की माने कमी हो गई है, रावण की परसेंटेज की बात हाँ, हाँ। परसेंटेज बढ़ गया, बस रेशियो इतना ही। थोड़ा-सा ऊपर-नीचे होता है, वरना हर दौर में, हर युग हर कालखंड में, हर तरह हाँ, व्यक्ति का कह रही है कि वही विचार शैली रहा है, जो अच्छाइयाँ, जो बुराइयाँ, जो कमियाँ और जो बड़ाइयाँ, जो खूबियाँ हैं, वो हमेशा से रही हैं, बस अब तो रेशियो का हम ही लोग अंतर बुजुर्ग लोग आता तो है। हम जी, बुजुर्ग तो यही मनाते हैं कि राम भला करेंगे। राम भला करेंगे, सबकी भली अपने करेंगे। आप में राम बनिए। बिल्कुल। और अब हम आपके उस पुरस्कार के बारे में भी बात करना चाहेंगे कि जिस पुरस्कार से अभी आप सम्मानित हुए हैं, पत्रकार शिखर सम्मान की बात करना चाहूँगी मैं, कि क्या रहा वो? उसके विषय में भी 2 बातें आप ज़रूर रखिए। मैंने क्या पत्रकार शिखर सम्मान की बात कर रही हूँ मैं कि जिससे अभी-अभी आप सम्मानित हुए हैं, तो उसके विषय में भी हमारे दर्शक ज़रूर जानना मेरा चाहेंगे। उसमें कोई कहानी नहीं। जैसे तमाम मैंने कहा ना, ईश्वर हमको जिस रास्ते पर ईश्वर कोई रास्ता दिखाता है, चला जाता है। मैं पटना में चुपचाप बैठा हुआ था। अपना कोरोना के समय में मैं तो किताब-उताब में व्यस्त हो गया, तो उस काम कर लिया। और हुँ, बाद के दिनों में मैं अपने थोड़ा घर गृहस्थी में लगा हुआ था। इसी बीच में मेरे मित्र लोग को पता नहीं कहाँ से कैसे सुझाव आया। मेरे बीबीसी के मित्र मणिकांत ठाकुर हैं, वो थे पटना में। हमारे एक पुराने मित्र हैं, देवेंद्र मिश्र जी वो हैं, और कुछ लोग ढेर सारे मित्र लोग जो थे, वो कब मेरे पास अचानक एक प्रस्ताव लेके लोग उनके उनके माध्यम से ही मुझे पता चला कि इन लोगों ने ही ये प्रस्ताव भिजवाया है। और अब उसके बाद हमसे फ़ोन पर बताया भी गया कि देखिए आप इसको इनकार मत कीजिएगा, हम लोग आपका नाम तय कर दिए हैं। तो हम अरे कहा भाई वाह! तुम लोग मेरे दोस्त हो, और तुम लोग का जो मैं ये होगा इज्जत, और उसको हम हाँ। ऑर्डर ही मान करके उसका पालन करें। तो और मेरा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और ना मैं इसके लायक मानता हूँ कि मैं इतना बड़ा सम्मानित होने के लायक। ये अरे! हमारे मित्रों का ही मैंने कहिए या संस्था को कहिए, मैं साधुवाद देता हूँ कि उन लोगों ने ऐसा समझा। नहीं तो हम में क्या है, हम तो वही साधारण से व्यक्ति हैं जैसे जैसे क्या बात कर रहे हैं सर, आज आपकी सहजता को और जिस तरह से मैं महसूस कर पा रही हूँ, हमारे बहुत सारे दर्शक भी इस बात को महसूस कर रहे हैं और उन्होंने अपने कमेंट में भी यहाँ लिखा है कि आपकी सहजता जो है वो अनुकरणीय भी है। और हमारे साथ इसी क्रम में जुड़े हुए हैं राजेश राज सर, जो कि आशु कवि के नाम से विख्यात हैं। उनकी कविताएँ पूरे भारतवर्ष में लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं। उनके गीत बहुत ही प्रचलित रहते हैं, और उन्होंने भी कहा है कि आपकी सहजता अनुकरणीय है, और कहते हैं कि पंचायत में भी जो पंचायत होती है वो घातक है, जैसे नीति विहीन राजनीति।
जी हाँ, निश्चित रूप से। और सुधीर श्रीवास्तव जी हमारे साथ उपस्थित हैं। आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं आपके सम्मान के लिए और आपको सादर प्रणाम भी कह रहे हैं। अ, सार्थक बदलाव की उम्मीदें तो ज़िंदा ही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और साथ में डॉक्टर शरद श्रीवास्तव जी हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं, कह रहे हैं ऑब्वियसली इट्स अ सीरियस कंसर्न। हाँ, रियली। रीत शर्मा जी हैं यहाँ पे उपस्थित हैं, साथ में गणेश पांडे राज जी, दीपक कच कचगावे जी हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित है और शायद वो आपके जानने वाले हैं। जिस नाम को शायद आप कहीं भूल रहे थे, आपके किसी मित्र का नाम, तो उन्होंने नाम भी बताया, सत्य प्रकाश असीम नाम था उनका, ऐसा वो बता रहे हैं। जी, सत्य फिर प्रकाश सिंह मेरे पास बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। हाल में उनका निधन हो गया। हम लोग के बहुत माने करीबी मित्रों में से जो 2-1 लोग चले गए हैं, उसमें सत्य प्रकाश असीम है, हेमेंद्र नारायण है जो इसमें थे, स्टेट्समैन में थे, फिर उसके बाद नहीं इंडियन एक्सप्रेस में थे। तो कई हमारे मित्र गए हैं, उन लोगों को मैं श्रद्धांजलि, मेरे खुद सुनील दुबे जी चले गए, श्रद्धांजलि है। मेरे मित्रों में कई मित्र हैं, अब मैं उनका सबका नाम गिनाऊंगा तो जिन लोगों का हो सकता है कि मेरा उसमें मैं कुछ छूट जा, लेकिन भाई मैं तो यही कहूँगा कि मैं आपसे एक छोटे सा वाक्य बताता हूँ, हंसिएगा। मैं लोगों के बीच में कहता था, अब आज भी कहता हूँ कि मैंने हम आपस में मित्र मंडली के बीच में कहता था कि वी आर फॉर द फ्रेंड ऑफ द फ्रेंड एंड बाय द फ्रेंड। तो हमारे जो भी आपने संविधान की वहाँ प्रस्तावना ही रख दी। जी। तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, मेरी एक ही संपत्ति, मैं जिसको ज्यादा अपना थाती मानता हूँ, वो मेरे चिंतक, मेरे मित्र, मेरे लोग, मेरे मुझे फुटपाथ पे मिलते थे, वो वाली मित्र मंडली आपकी। क्या बात है। आज बहुत सारी यादें, आज बहुत सारी बातें और बहुत सारे ऐसे पल को जीवंत होने का मौका मिला और मुझे लग रहा है, ऐसा मैं महसूस कर पा रही हूँ कि उस पूरे दौर को जीने का जो एक सहजता रूपी जो मुस्कुराहट होती है ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। नहीं, आपको तो मेरा बहुत धन्यवाद कि आप हमको इस मीडिया में खींच लाई, इस डिजिटल मैंने दुनिया में ले आई हैं, इसीलिए आपको विशेष धन्यवाद। और जो मेरे चाहने वाले लोग, जो मेरे प्रति जिन लोगों का भी सद्भाव हो, उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उन्हें साधुवाद है मेरा। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया और हमें उन बातों से जोड़ने का प्रयास किया और आपके माध्यम से हमें उन सारी बातों से जुड़ने का मौका मिला जो कहीं न कहीं आज आवश्यक है। उन बातों पे, उन विचारों पे विचार करने का आज एक मौका है, तो स्वयं को बदलने का जिस तरह से आपने एक रास्ता दिखाया है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। बस हमारे साथ आप ऐसे ही जुड़े रहें, फिर बहुत जल्दी मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।